हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका। मैं हूँ प्रियंका। और आज जो हम देखेंगे, इससे पहले हमने जो है पहले वीडियो में हमने अवनींद्रनाथ टैगोर और जामिनी रॉय के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं, फिर आज वीडियो में पहली बार आए हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वीडियो को वहां से उस लिंक से देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे जामिनी रॉय, आज हम देखेंगे राम किंकर बेज के बारे में। राम किंकर बेज की कलात्मक शैलियों को देखेंगे, उनकी कलाओं को देखेंगे, उनकी कुछ जीवन को भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ, इत्यादि के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो इन सबको जानने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मेरी वीडियोस का सारा नोटिफिकेशन जो है आप तक सही समय पर पहुंच जाए और आप वीडियोस को देख सकें। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो है अपना शुरू करते हैं, जो कि है राम किंकर बेज। ये जो थे एक इंडियन स्कल्प्टर और मॉडर्न पेंटर हैं, और इनका नाम जो है बहुत ही रिनोड आर्टिस्ट के रूप में लिया जाता है। इन्होंने इन्हें जो है मूर्तिकार के रूप में ये ज़्यादातर फेमस रहे। इन्हें राम किंकर बेज को हम लोग जब भी नाम लेते हैं तो एज ए स्कल्प्टर लेते हैं, कि मैंने स्कल्पचर के रूप में ही हम लोग इनको जानते हैं। पर ये जो थे एक बहुत अच्छे चित्रकार भी रहे। इन्होंने चित्रकला, इन्हें पेंटिंग्स भी बहुत बहुत सारी की हैं। इनका जन्म जो है 25 मई 1906 को हुआ और इनकी मृत्यु 2 अगस्त 1980 को हुई थी। इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में हुआ था, और इनका जो परिवार था वो आर्थिक रूप से सामान्य परिवार था। माने हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि ये जो थे आदिवासी थे, पर ये बंगाली थे। मैंने ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि आदिवासी थे, क्योंकि बांकुड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। पर इनका तो जन्म हुआ था बांकुड़ा जिले में, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में, जो कि भारत में है। तो बांकुड़ा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे जो है कला की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो वो बहुत ही समृद्ध है। मैंने वहाँ पे हर तरह की कला को देखने को मिलेगी। बांकुड़ा में टेराकोटा के मंदिर है, वहाँ पे घर घर में जो है स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो वहाँ का कल्चर ही अलग है। तो उस कल्चर में वो बड़े हुए, उन सब चीजों को देखते देखते वो बड़े हुए, तो उनके अंदर जो है कलात्मकता पहले से ही आ गई। तो उनका परिवार का, जबकि हम लोग देखते हैं कि इनका नाम जो है राम किंकर बेज है, पर इनका उपनाम, इनका जो मेन टाइटल था वो था पौरामणिक। लेकिन 1925 के बाद इन्होंने अपना जो टाइटल पौरामणिक था उसको त्याग कर इन्होंने अपना टाइटल जो है बेज रखा। तो इसलिए इनका नाम जो है राम किंकर बेज हम लोग बोलते हैं। इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने जो है अपने आसपास पर के परिवेश में जो है कलात्मक परिवेश को पाया है, तो उन सब चीजों से ये प्रभावित हुए, और इन्होंने अपने काम में जो है मिट्टी की छोटी मूर्तियां बनाना शुरू की थी, पेंटिंग्स बनाना शुरू किया था। इनके हाथ में जो है कुछ भी आता था तो उसे कुछ ना कुछ ये क्रिएट कर देते थे। तो यहीं से इनको काम, मतलब इनका जो है रुचि बढ़ा गया। अगर हम लोग देखें कि इनके छोटे में, यानी किशोरावस्था में जब वो थे, तो इन्होंने उस समय जो है भारत में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो है जो सेनानी शामिल हुए, स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए थे, उनका इन्होंने चित्र बनाया था। 16 साल की उम्र में उन पर जो है प्रसिद्ध पत्रकार रामानंद चटर्जी की नजर पड़ी थी। जब इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे जो है ये और आगे बढ़ते गए। तो 16 साल की उम्र में जो है रामानंद चटर्जी की नजर इन पर पड़ी, और ठीक उसके 4 साल बाद इन्होंने जो है ललित कला के छात्र के रूप में शांति निकेतन विश्व भारती में अपनी कला की शिक्षा लेनी शुरू की। जहाँ विश्व भारती हम सभी जानते हैं कला के रूप में, कला भवन जो है विश्व भारती का बहुत ही फेमस है, और यहाँ से जो है बड़े बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार जो हैं बाहर आए हैं। तो उसी शांति निकेतन विश्व भारती में इन्होंने अपनी कलात्मक जो चर्चा शुरू की, और वहां से उन्होंने डिप्लोमा पास किया, और उन्होंने वहां पे नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ के मार्गदर्शन में अपनी कलात्मक कौशल को आगे बढ़ाया। और डिप्लोमा पास करने के बाद वहीं पे वो एज अ टीचर, एज अ स्कल्पचर टीचर जो है अपॉइंट हुए, और वहां पे उन्होंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। उन्होंने जो है विनोद बिहारी और नंदलाल के सानिध्य में रहकर काम किया। तो वहाँ उस समय जो है स्वतंत्र पूर्व भारत में शांति निकेतन को आधुनिक कला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का लोगों ने निर्णय लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि 1905 में बंगाल शैली का विकास हुआ। उस समय जो है भारतीय शैली
को विकसित करने का प्रण लिया गया, प्रण चल रहा था कि नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ और रविंद्रनाथ, जामिनी रॉय, ये सब जो थे बंगाल शैली को आगे बढ़ा रहे थे। बंगाल भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय कला को जो है आगे बढ़ाने के प्रोत्साहन में थे और उसमें ललायित थे। तो इन्होंने भी अपना एक योगदान दिया इस जगह में। रामकिंकर बेज ने, उन्होंने भी भारतीय कला, भारतीय शैली को विकसित किया अपने काम के थ्रू। तो उस समय जब वो पढ़ा रहे थे तो उनके वहां पे बहुत सारे शिष्य बने। कौन कौन थे उनके मुख्य शिष्यों में? थे प्रभास सेन, शंखु चौधरी। शंखु चौधरी का नाम हम लोग अभी भी सुनते हैं कि वो अभी जो है वर्तमान समय में कंटेम्प्रेरी एक आर्टिस्ट के रूप में उभरे हैं, जिनका अभी बहुत नाम है। अवतार सिंह पवार, मदन भटनागर, धर्माणी, बलबीर सिंह कट का भी नाम बहुत फेमस आता है। राजकुल धारियाल, सुशांत घोष शामिल थे इनके शिष्यों में। शांति निकेतन की कल्पना केवल जो थी परीक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं हुई थी। शांति निकेतन को रविंद्रनाथ ने सिर्फ जो है वहां पे हमें सिर्फ ज्ञान मिलेगा और हम वहां पे पढ़ेंगे, तो इस तरह से उसका स्थापना इसलिए नहीं किया गया था। उसका स्थापना मेनली किया गया था कलात्मक प्रयोग और उसके पुनरुत्थान केंद्र के रूप में, कि वहां पे कलात्मक प्रयोग किए जाएंगे, वहां बंगाल शैली को विकसित किया जाएगा, भारतीय शैली को उभारा जाएगा, वहां पे विदेशी कलाकार से लेकर और वेस्टर्न ईस्टर्न आर्टिस्ट आते थे, लोग आते थे, तो वहाँ का कल्चर ही एकदम अलग था। तो उन इसमें जो रामकिंकर बेज जो थे वो अपना पूरा मैंने इस चीज का पूरा फायदा उठाया, एक तरह से पॉजिटिव फायदा उठाया, पॉजिटिव उन्होंने एक चीज किया कि वहां पे उन्होंने अपनी मूर्ति कला से एक अलग तरह के स्मारक बनाना शुरू किया। अपनी मूर्ति कलाओं को और भी आगे बढ़ाने के लिए वहां पे अपनी पहली पहल की कि उन्होंने मूर्ति कला बनाना शुरू किया और वो शांति निकेतन के परिसर में ही उन्होंने मूर्ति कला को स्थापित करना शुरू किया। 30 का जो दशक रहा उनके लिए, उन्होंने उस समय जो है अपने पूरी मूर्ति कलाओं को अपने परिसर में भरना शुरू कर दिया और एक नया विषय वस्तु, नया शैली जो है गठन किया, जिसमें उनकी जो है 1938 में संथाल फैमिली जो थी बहुत ही फेमस थी, ये हम लोग देखते जो कि सीमेंट और कंक्रीट से बनी है। उन्होंने इसमें जो है जीवन में की जो है बड़ी मूर्ति कला के रूप में इसको बनाया था। उन्होंने आदिवासी किसानों को यहाँ पे दिखाया था। उन्होंने जितनी भी मूर्ति कलाएं बनाई है वो लाइफ साइज से भी ज्यादा बड़ी है। उन्होंने अपने मूर्ति कलाओं में ग्रामीण, दलित, आदिवासी समुदायों को दिखाया, संथाल समुदायों को दिखाया, उनकी जीवनचर्या को दिखाया कि वो कैसे रहते हैं, कैसा उनका जीवन रहता है। तो इस चीज को संथाल फैमिली में उन्होंने दिखाया। और जो फिगर था वो बहुत ही अलग और बहुत ही इलोंगेटेड फिगर हम लोग देखने को मिलता है इसमें। और इससे पहले अगर हम लोग काम को देखते हैं, मैंने और रामकिंकर बेज से पहले अगर हम लोग और भी आर्टिस्ट को देखते हैं, उस समय जो है देवी प्रसाद रॉय चौधरी भी काम कर रहे थे। उससे पहले जो है, उनसे पहले भी जो है देवी देवता और शासकों के चित्र बनाना, मूर्ति कला बनाना जो चल ही रहा था। तो उस समय का जो मूर्ति कला था उसमें क्या था कि देवी प्रसाद रॉय चौधरी की मूर्ति कला को हम लोग देखते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ही पॉलिश्ड है मूर्ति, हाँ, और फिगरेटिव जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सॉलिड है, फिर एकदम जो है लाइफ साइज है और एकदम रियल लगता है देखने में। और देवी देवताओं की जो मूर्तियां बन रही थी, चित्र बन रहे थे, तो वो सब एकदम रियल और एकदम बहुत ही अच्छे थे। लेकिन वहीं पे खड़े होकर रामकिंकर बेज ने अपनी एक मूर्ति कला शैली बनाना शुरू किया, जहाँ पे जो है किसी तरह कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन उसमें मूर्ति कला में अपना ही अलग सुंदरता है। उस मूर्ति कला में ही अपनी अलग सुंदरता थी, लेकिन मूर्ति अगर हम देखें पॉलिश्ड नहीं है, एक तो वो खुरदुरी है, ऊपर से फेस का भी ठीक ठाक उसमें मतलब कटिंग नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है कि वो है क्या चीज। तो वो अपने आप में ही सुंदर थी। वहां पर उन्होंने चुनौती दिया कि ऐसी भी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं जो कि सीमेंट और कंक्रीट से बनाई गई थी, और उसमें जो है उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शैली को उभारा इस मूर्ति के थ्रू। उन्होंने जो है आधुनिक, पश्चिमी और भारतीय पूर्वी शास्त्रीय मूर्ति कला को के मूल्यों को एक साथ लाया, और उन्होंने जो है निस्संदेह भारतीय, अपने आप को भारतीय आधुनिक मूर्तिकार के रूप में प्रस्तुत किया, और वो उसमें सफल भी रहे। हालांकि उनको जो है कुछ लोग पसंद भी करते थे और कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। तो ऐसा था कि वो तो एक मध्यम परिवार से आए थे, तो उस समय जो है
इतनी गरीबी और इतना ये कुछ था कि उनके लिए मूर्ति बनाने के लिए एक एक मार्बल खरीदना बोल सकते हैं, फिर एक पत्थर खरीदना जो है बहुत महंगा पड़ता था। पेंटिंग्स बनाने के लिए कलर खरीदना बहुत महंगा पड़ता था। तो वो क्या तो करें क्या, और उनको काम तो करना है। तो इसलिए पेंटिंग्स जो हम लोग देखेंगे, उनका पेंटिंग में उन्होंने जो है अर्थ कलर का यूज किया, फूल पत्तों का यूज किया, वहां से कलर उन्होंने लिया। मूर्ति कला में देखेंगे सीमेंट कंक्रीट का उन्होंने यूज किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी नई शैली विकसित की और कला को एक नई दिशा दी, जहाँ पे उन्हें जो है अब और भी लोग पसंद करने लगे, उनका नाम जो है फेमस हो गया। ठीक है। तो 1950 के दशक में हम लोग देखते हैं कि सैलून देश रियलिटीज नॉवेल में उनको निमंत्रित किया गया। 1951 में उन्हें जो है सैलून दे माई में जो है निमंत्रित किया गया। उन्हें देश विदेश से निमंत्रण मिलने लगा। 70 के दशक के बाद एक उन्हें जो है राष्ट्रीय सम्मान से मैंने नवाजा गया। 1970 में 1970 में उनको जो है भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1976 में जो है उन्हें ललित कला एकेडमी से फेलोशिप प्राप्त हुआ। 1976 में ही उनको जो है विश्व भारती से देशिकोत्तम से सम्मानित किया गया, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है देशिकोत्तम विश्व भारती से मिलना। तो इससे उनको सम्मानित किया गया। 1979 में उन्हें जो है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मान डिलीट की उपाधि दी गई। अवनिंद्र राम किंकर बेज जो थे, राम किंकर बेज वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो चित्रकला मूर्तिकला दोनों ही बनाते थे। तो हम लोग उनको एज अ आर्टिस्ट के तौर पे उनकी कलाकृति को हम लोग चित्रकला और मूर्तिकला दोनों की ही देखेंगे। तो पहले हम लोग उनका देख लेते हैं चित्रकला उन्होंने कैसे बनाई, पेंटिंग्स क्या क्या था, और पेंटिंग्स में उनका जो है क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट रहा, और ओवरऑल हम लोग उनका आर्ट वर्क में देखेंगे क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने अपने ओवरऑल आर्ट वर्क में पेंटिंग्स और स्कल्पचर मिलाकर किया है। तो हम लोग देखते हैं कि राम किंकर बेज ने खुद को जो है नॉन कन्फॉर्मिस्ट बताया, गैर अनुरूपवादी बताया। उन्होंने अपनी कला बताया कि मेरी जो कला है वो मेरी अंतरात्मा से, मेरे अंतर ज्ञान से आती है। उन्होंने अपने चित्रों और मूर्तियों में जो है अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट का यूज किया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेंटिंग है जिसका नाम है विंटर मॉर्निंग इनसाइड हट। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये वाटर कलर में बना है, इसमें लाइंस देखने को मिलता है, कलर टोन बहुत ही सॉफ्ट कलर टोन देखने को मिलता है, येलोइश ब्लू मैंने डायरेक्ट टोन देखने को मिला है कलर का, और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देखने को मिलता है। फेस जो है एकदम परिष्कृत नहीं है, फिगर जो है लेकिन मतलब एकदम हम बोलेंगे कि एकदम फिगरेटिव स्ट्रक्चर जो है एकदम एस टू एस जैसा बना वैसा ही, मतलब वैसा नहीं है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म उनके काम में देखने को मिला। उनका जो काम था वो सेजा और पिकासो से प्रभावित था। उस समय जो है पॉल सेजा और पिकासो जो है 1920s के टाइम पे जो है क्यूबिज्म में अपना काम कर रहे हैं। तो वहां से देख के इनको जो है ये प्रभावित हुए। इनके काम में प्रभाववाद और क्यूबिज्म यानी इम्प्रेशनिज्म और क्यूबिज्म का भी प्रभाव देखने को मिला। उन दोनों को मिलाकर इन्होंने जो है भारतीय कला को एक अनूठा रूप ही दिया, एक अलग ही आयाम दे दिया। इनके काम में जो मुख्य विषय वस्तु दिखने को मिलता है वो है प्राकृतिक दृश्य, जीवन और मानव स्वरूप। मानव का क्या स्वरूप रहा ये सब देखने को मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक पेंटिंग में देख सकते हैं कि पेंटिंग यहाँ पे आप कलर अगर देखें तो कलर में हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा कलर देखने को मिलता है, ब्लैक है, येलो है, ठीक है, येलो ऑकर है, ब्लैक है, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक महिला जो है बैठी हुई है, एक पुरुष जो है उसके गोद में बैठा हुआ है। फिगरेटिव स्ट्रक्चर देखिए, एकदम लाइन ड्राइंग है, लाइंस का यूज इनके काम में ज्यादातर देखने को मिलता है। और ये पेंटिंग जो है ये है अकाल, इसका नाम है अकाल। यहाँ पे एक अकाल का दृश्य दिखाया गया जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है और इनका जो फिगर है एकदम पतला हो गया है, खाना नहीं मिल रहा है, इस तरह से जो है इनको दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग एक और देख सकते हैं पेंटिंग जो कि जहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ औरतें जो हैं घास उगा रही हैं पेडी फील्ड में, वुमेन इन पेडी फील्ड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस सबको जो है लाइन से दिखाया गया है। बिजली का तार, उस समय बिजली आ गई थी तो बिजली का तार जो है यहाँ पे दिखाया गया है, बिजली का तार गया है, हवाएं चल रही हैं, देखिए लाइन से जो है आउटलाइन से हवाओं को दिखाया, हवाएं चल रही हैं, घास है, कुछ औरतें जो है यहाँ पे पेडी को रोप रही हैं, ये देखिए।
तो इस तरह से उन्होंने चित्रों को बनाया। प्रत्येक तत्व में जो है म्यूट और मिट्टी के टोन हम लोग को देखने को मिलता है। उनके काम में ज़्यादातर फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड हम लोग को देखा जाता है। ज़्यादातर काम में जो है फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड देखने को मिलता है। ये उनका कुछ स्केचेस है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना सारा लाइन्स है। लाइन ड्राइंग ये बहुत करते थे। यहाँ पे कलर है, लेकिन कलर में भी लाइन्स है ना। तो इनके काम में जो है रंग और स्याही का यूज देखने को मिलता है। वाटर कलर से काम करते थे, अर्थ कलर का यूज करते थे अपने काम में। और ये जो है हार्वेस्टर एक पेंटिंग है। ये सब जो पेंटिंग सब देख रहे हैं, ये है बंगाल शैली का पेंटिंग। यानी बंगाल शैली जब विकसित हो रही थी, जब उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया शुरू में, तो उन्होंने इन सब पेंटिंग्स के थ्रू जो है शुरू किया। क्योंकि इन सब पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं कि लोक जीवन देखने को मिलता है, और साथ साथ भारतीय जो संस्कृति में धान उगाना, धान रोपना, फिर अकाल पड़ जाना, फिर किसी का घर को नहीं, घर का काम करना, इस तरह से जो है चीजों को दिखाया गया है। जो भारत में ज्यादातर कृषि प्रधान देश हम लोग बोलते हैं भारत को, तो कृषि को लेकर बहुत इनका पेंटिंग्स हम लोग को देखने को मिलता है। अब हम लोग और भी अगर देखें आगे, तो देखते हैं कि ये जो है विनोदिनी का एक पेंटिंग बनाया उन्होंने पेस्टल कलर से। ये जो विनोदिनी थी, ये उनके साथ ही पढ़ती थी शांति निकेतन में, जहाँ इनकी दोस्ती जो है इनके साथ होती है, और उन्होंने जो है इनका पोर्ट्रेट बनाया। यहाँ पे एक पेंटिंग हम लोग देख सकते हैं जो कि है फेस्टिव ईव। इसमें हम देख सकते हैं कि माचिस का प्रभाव, ब्लू का जो ब्लू फिगर जो एक्ट हुआ है माचिस का, उसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। फिगरेटिव कॉम्पोजिशन और ब्लू कलर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिकासो जो है क्या अफ्रीकन मार्क्स का यूज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीकन मार्क्स का कुछ हद तक जो है प्रभाव, पूरा नहीं है, कुछ हद तक जो देखने को मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं मूर्ति कला में। इनकी मूर्ति कलाएं आप कैसे, इतना देते तो हम लोग देखें पेंटिंग्स कैसा रहा। अब हम लोग जानेंगे इनकी मूर्ति कलाएं कैसी रही। तो मूर्ति कला में आप पहला यहाँ पे मैंने रखा है गौतम बुद्ध की मूर्ति, जो कि शांति निकेतन के परिसर में बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे संथाल फैमिली, जो 1938 में बनाई गई, थ्रशर बनाया गया। फिर है मिलकॉल, 1956 में बनाया गया। ये जो है मिलकॉल को बनाते हुए रामकिंकर बेज, यहाँ पे देखिए रामकिंकर बेज है यहाँ पे, और ये मिलकॉल को तैयार कर रहे हैं। तो इनका बनाने का तरीका कैसा था। इन्होंने जो है सीमेंट और कंक्रीट से बनाना तो शुरू किया, लेकिन ये जो है सीमेंट को कैसे कर देते थे उस चीज के यहाँ पे दिखाया गया है कि मैंने ऐसे थ्रू करते थे, मैंने फेंक फेंक के मारते थे। फिर उसके बाद जो है उनको कटिंग करके उनको जो है शेप में लाते थे। तो इस तरह से ये स्कल्पचर्स को बनाते थे। ये पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ, ये रामकिंकर बेज जो है इनका पोर्ट्रेट तैयार करते हुए दिखाया गया। ये सुजाता है, इस तरफ में आप देख सकते हैं कि ये सुजाता का स्कल्पचर है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इनके काम में हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग पार्ट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग हार्वेस्टर देखा और विंटर इन हट देखा। तो इस तरह से जो पेंटिंग्स है उसमें जो है एक स्टोरी टेलिंग पार्ट है। स्कल्पचर में भी स्टोरी टेलिंग पार्ट देखने को मिलता है। जो सुजाता स्कल्पचर देख रहे हैं आप, और उससे पहले जो मैंने आपको बुद्ध का स्कल्पचर दिखाया था, तो इस सुजाता के ठीक सामने में जो है बुद्ध का स्कल्पचर स्थापित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी देखने को मिलता है। हम लोग जानते हैं कि बुद्ध जब महापरिनिर्वाण में साधना कर रहे थे, तो उस वक्त जो है वो तो खाना नहीं खाते थे, तो सुजाता उनके लिए खीर लेके आती थी, है ना। तो यहाँ पे इस मूर्ति को एज ए सुजाता दिखाया गया है, और उसके माथे पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टोकरी रखा हुआ या कप जैसा कुछ है, जिसको जो है खीर की टोकरी बोल रहे हैं, सब बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि सुजाता जो है गौतम बुद्ध को खीर देने के लिए आ रही है। तो ऐसा एक स्टोरी जो है यहाँ बनाया गया है। सुजाता को जो है इनका जो फिगर है वो बहुत ही इलोंगेटेड है, बहुत ही लंबा है, लाइफ साइज से बहुत बड़ा है। और आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, इससे जो है सुजाता एकदम मतलब पूरी मिल जाती है, क्योंकि सुजाता का स्कल्पचर जो है वो भी सफेद है, पेड़ जो है वो भी सफेद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द पोएट 1937 बनाया गया, फेमिनाइन 1943 में है। ये सब में आप देख सकते हैं कि पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देखने को मिलता है, पेंट स्कल्पचर से लेकर पेंटिंग सब में। और ये पे आप जो दो हम लोग स्कल्पचर देख रहे हैं, ये दो स्कल्पचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यक्ष और यक्षिनी की है। रिजर्व बैंक में रखा गया है। भारत के रिजर्व बैंक के सामने में, गेट के सामने में ये दोनों को स्थापित किया गया है, यक्ष और यक्षिनी को।
इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी मैंने एक स्टोरी, इसमें इसके पीछे भी एक कहानी है कि उस समय जो थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब इस चीज को स्थापित किया गया शैक्षिक को, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था कि सार्वजनिक स्थल पे क्यों ना एक मैंने कलात्मक कुछ किया जाए, कुछ इनोवेटिव कुछ किया जाए, यहाँ पे कोई डिजाइन बनाया जाए, पेंटिंग्स लगाई जाए, मूर्ति कला से सजाया जाए, कुछ तरह से इसको सजाया जाए। जो सार्वजनिक स्थान जो थे, भवन जो थे, तो कैसे सजाया जाएगा, तो आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा। तो वहाँ पे नौ नौ कलाकारों को बुलाया गया था, जहाँ पे राम किंकर बेद जो थे उनमें से एक थे। तो उन्होंने यहाँ इस यक्षा और यक्षिणी को स्थापित किया, और इस मूर्ति में जो है दो मूर्तियां हैं, दोनों ही दो चीज को, अलग अलग चीज को दिखाती है। जैसे कि एक दिखाता है कि एक उद्योग के माध्यम से समृद्ध दिखा रहा है भारत को, एक दिखा रहा है कि भारत जो है वो उद्योग के माध्यम से समृद्ध है, और दूसरा दिखा रहा है कृषि के माध्यम से समृद्ध है। तो इस तरह से यहाँ पे सिंबलाइज किया गया। और पुरुष यक्ष को जो है वो कला जो मथुरा संग्रहालय में रखा गया परखम यक्ष जो है उससे लिया गया, उससे प्रभावित लिया गया। और यक्षिणी जो है वो कलकत्ता संग्रहालय में रखी एक बिशन नगर यक्षिणी से यक्षिणी को बनाया गया है। तो इस तरह से इनकी मूर्तियों में हम लोग देख सकते हैं कि इनकी मूर्तियों में सिंबल देखने को मिलता है, सिंबलाइज किया है इन्होंने भारत को। तो उन्होंने भारतीय कला और भारतीय संस्कृति को अपने चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से जो है दिखाया है। भारतीय कल्चर, भारतीय ग्रामीण इलाके और वहाँ की जीवनचर्या इत्यादि को इनके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से राम किंकर बेद जो है बहुत ही महान कलाकार के रूप में उभरे, और भारतीय मूर्तिकार में जो है उनका नाम बहुत ही फेमस रहा। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो जो है यहीं खत्म होता है, और आशा करती हूँ कि आपको राम किंकर बेद के बारे में जो है कुछ समझ में आया हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि जो है आपके दोस्त जो है इनको देखें और उनको भी कुछ हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।